नमस्कार दोस्तों, रांसी गांव से प्रारंभ हुई मेरी यात्रा जो कि उर्गम गांव में समाप्त हुई थी। आप देख रहे हैं इसका भाग 4। इसमें मैंने नंदीकुंड से कल्पेश्वर तक की यात्रा को दिखाया है। जैसा कि मैंने भाग 1 में दिखाया था, मध्य महेश्वर जो कि द्वितीय केदार है और रांसी गांव से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उर्गम गांव के पास स्थित है पंचम केदार कल्पेश्वर। मध्यमेश्वर से कल्पेश्वर की ये यात्रा लगभग 110 किलोमीटर की थी और जिसको तय करने पर मुझे लगे थे 9 दिन। इस दिव्य हिमालय यात्रा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है नंदीकुंड। दोस्तों, अब तक मैं अपनी इस नंदीकुंड की यात्रा के 3 प्रस्तुतियां आपके सामने पेश कर चुका हूं। भाग 1 में आपने देखा था कि कैसे हमारी यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ हुई थी और रांसी गोंडार होते हुए हम लोग मध्यमेश्वर पहुंचे थे। मध्य महेश्वर द्वितीय केदार है और वहां से बूढ़ा मध्यमेश्वर की रोमांचक यात्रा हमने तय करी थी और उसके बाद में रात्रि विश्राम मध्यमेश्वर में ही किया था। भाग 2 में मैंने आपको दिखाया था कि मध्यमेश्वर से यात्रा प्रारंभ करते हुए इस यात्रा का प्रथम हाई एल्टीट्यूड पास काचनी खाल पास को हम लोगों ने पार किया था। उसके बाद में द्वारीघाट होते हुए हम पांडवसेरा में पहुंचे थे। भाग 3 में मैंने आपको दिखाया था हमारी यात्रा पांडवसेरा से नंदीकुंड की, जिसके बीच में हम लोगों ने एक खतरनाक नदी को पार किया था और बारिश में भीगते हुए नंदीकुंड के दिव्य दर्शन किए थे। नंदीकुंड समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दिव्य ताल है और ये ग्लेशियर के पानी से बनी हुई है। यहाँ से उद्गम होती है मधु गंगा या मध्य महेश्वर गंगा। दोस्तों, मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे हैं नेचर एंड हिमालय। दोस्तों, मैं एक हिमालय और प्रकृति प्रेमी हूँ। अगर आप भी मेरी तरह हिमालय और प्रकृति से प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जब मैंने नंदीकुंड की यात्रा प्लान करी थी तो सोचा था कि नंदीकुंड में अवश्य स्नान करूंगा, परंतु आज ऐसी परिस्थिति है कि मैं बारिश के कारण और पसीने के कारण अंदर से और बाहर से पूरा भीग चुका हूं। अब ऐसी परिस्थिति में मैंने प्रभु से माफी मांगी, नंदीकुंड के जल का आचमन किया और आगे बढ़ चला। दोस्तों, जैसे जैसे मैं नंदीकुंड को पीछे छोड़ रहा था उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलता जा रहा था और सुंदरता और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ ब्रह्म कमलों के असंख्य पुष्प और उनके बीच में नंदीकुंड का पवित्र और विशाल झील। एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है, वो अभी हमारी आंखों के सामने पे था। इन ब्रह्म कमलों के पुष्पों से एक तीखी सी सुगंध आती है जो ज्यादा सूंघने पर सर में दर्द कर देती है। नंदीकुंड से थोड़ा आगे बढ़ने पर पहले कुछ समतल भाग आया और उसके बाद अचानक से विकराल चढ़ाई शुरू हो गई। जैसे जैसे हम घिया विनायक पास की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो बोल्डर जोन प्रारंभ हो गए, परंतु इस बार पत्थरों का साइज बहुत छोटा था और उनके ऊपर से बहते हुए झरने भी आ रहे थे। एक एक कदम हमें बड़ा संभाल कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। हमारी मंजिल है वो। ये है हमारा लास्ट लेग घिया विनायक की तरफ। घिया विनायक पास हमें हल्का हल्का नजर आने लगा था, परंतु कदम थे जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम लोग लगभग 5000 मीटर पर थे और यहाँ एक एक कदम उठाने के लिए शरीर को भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। हाई एल्टीट्यूड जोन होने के साथ साथ बारिश हमारी मुश्किलों को बढ़ाती ही जा रही थी। घिया विनायक का लास्ट स्ट्रेच। घिया विनायक पास 5-5,500 मीटर की हाइट पर हम लोग आ रहे हैं नंदीकुंड की तरफ से। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसके साथ साथ शरीर भी थका हुआ था। दोस्तों, हम लोग घिया विनायक पहुंचने वाले हैं।
घिया विनायक पास हमारी इस नंदी कुंड यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और यहाँ पहुँचने में हमें 6 दिन लग गए थे। आज तारीख थी 2 सितंबर 2024 और समय हो गया था लगभग 3:30 या 4। घिया विनायक पास पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहाँ पर पत्थरों का बना हुआ एक छोटा सा मंदिर है और उसी के बगल में ब्रह्म कमल का और फेन कमल का दिव्य पुष्प खिला हुआ है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल और उसी के पास में फेन कमल, अद्भुत घिया विनायक 17,000 फीट पर। थोड़ी देर में ही मेरे परम मित्र पंकज मेहता भी घिया विनायक पहुंच जाते हैं और हम दोनों इस मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। एक एक करके हमारी टीम के अन्य साथी भी घिया विनायक की चढ़ाई को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं। दोस्तों, यह है नंदी कुंड का वो क्षेत्र जिसको पार करके हम लोग यहाँ पहुंचे थे। हम लोग अभी है 17,000 फीट पर और यहाँ से प्रारंभ होती है स्टीप डिसेंट जो कि हमें लेके जाएगी पंचम केदार श्री कल्पेश्वर की ओर। घिया विनायक के उस ओर घना कोहरा था और जीरो विजिबिलिटी में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बावजूद इसके हम धीरे धीरे संभलते हुए नीचे उतरते जा रहे थे। कोहरे की घुप चादर ने हमें अंधा करके छोड़ दिया था। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था हम किस दिशा में जा रहे थे, हमारी क्या ओरिएंटेशन थी। परंतु तभी क्षितिज पे हल्का हल्का हमें हिमालय चमकता हुआ दिखा। धीरे धीरे चलते हुए हम लोग लगभग 5:30 बजे के आसपास वैतरणी ताल पहुंच गए। वैतरणी ताल में वैतरणी मंदिर स्थित है और यहाँ से ये मार्ग 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जिन लोगों को रुद्रनाथ जाना होता है वो यहीं से बाएं होते हुए रुद्रनाथ चले आते हैं। बाकी हमारे तरह नीचे की तरफ अग्रसर होते हैं ब्रह्मा बुग्याल की तरफ। वैतरणी मंदिर के बाद में हम बर्मा बुग्याल के मार्ग पर अग्रसर हुए तो मौसम थोड़ा साफ हुआ। नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत हमें साफ साफ नजर आ रहे थे। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ढलते हुए सूरज के साथ में वो स्वर्ण के समान दमक रही थी। दोस्तों, नंदा देवी को उत्तराखंड में एक पर्वत चोटी नहीं बल्कि देवी रूप में पूजा जाता है और नंदा देवी के नाम से संबोधित किया जाता है। नंदा देवी को अलग अलग जगह से देखने पर उसके भिन्न भिन्न आकार नजर आते हैं। इसी के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है नंदा देवी 3 पर्सपेक्टिव। अगर आप हिमालय में रुचि रखते हैं और हिमालय पर्वत चोटियों के नाम, उनकी ऊंचाई और उनके लोकेशन जानने के इच्छुक हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। वैतरणी मंदिर को पार करते हुए लगभग 6:30 बज चुके थे। मौसम थोड़ा साफ हो गया था और जो बुग्याल अभी गुप्त कोहरे की चादर में छुपे हुए थे अब वो उजागर हो गए थे। दूर कहीं हिमालय की हिम आच्छादित पर्वत चोटियां चमक रही थी और उनके आगे आंखों को सुकून देने वाले बड़े बड़े हिमालय के बुग्याल हमारे सामने पर थे। ऊपर से देखने पर बर्मा बुग्याल काफी नजदीक नजर आ रहा था, परंतु वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया और हम लोग गुप्त अंधेरे में टॉर्च की सहायता से अपने कैंप तक पहुंचे। लगभग 8:30-9 बजे तक हम लोगों ने खाना खाया और अपने स्लीपिंग बैग में सो गए। कल पूरी रात रुक रुक के बारिश होती रही। सुबह उठकर हमने देखा कि वैतरणी मंदिर के आसपास फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ है। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे हैं मेरी नंदी कुंड की यात्रा का भाग 4। आज की तारीख है 3 सितंबर 2024 और मैं हूं अभी बर्मा बुग्याल कैंप साइट पर। कल रात हम अंधेरे में बर्मा बुग्याल पहुंचे थे तो यहाँ की सुंदरता का अनुमान नहीं लगा पाए, पर उगते हुए सूरज के साथ में हमने देखा कि चारों तरफ उच्च हिमालयी बुग्याल की सुंदरता फैली हुई है। आज हमें सूर्य देव ने भी पूरे 3 दिन के बाद में दर्शन दिए। सुबह के लगभग 9:30 बज गए हैं और हमारे कुछ मित्र नीचे बर्मा घाट की तरफ ट्रैक को प्रारंभ कर चुके हैं और आज हमें उस रिज लाइन को पार करते हुए मनपाई बुग्याल पहुंचना है। बर्मा बुग्याल से बर्मा घाट तक की ट्रेल बिल्कुल मॉडरेट थी। बरसात होने के कारण बर्मा घाट का पानी भी थोड़ा ज्यादा था, परंतु हमने उसको इजीली पार कर लिया।
परंतु हमारी स्पीड को तब धक्का लगा जब हमें एक छोटे से नाले को पार करना पड़ा, जिसकी दोनों साइड पर खतरनाक खाई थी। ये है पहाड़ों की दुर्गमता, और हमारे डबराल भैया भी ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हैं सहयात्री, पर एक गाइड का ही काम कर रहे हैं पूरे रास्ते में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये हमारी महाराष्ट्र की माता जी नीचे उतरते हुए मुस्कुराने लगी और ऊपर डर रही थी। जय हो डबराल जी भैया की सदा ही जय हो। आप एक गाइड का काम भी जबरदस्त कर रहे हैं भैया, बाकी तो आप हैं सहयात्री। जहां एक और हमारी समस्या इस छोटे परंतु खतरनाक नाले ने बढ़ा दी थी, वहीं अब हमारे सामने इतनी ऊंची ऊंची घास थी जिसके कारण हमें आगे ट्रेल नजर ही नहीं आ रही थी और भटकने का डर लगातार बना हुआ था। परंतु जैसा कि बुग्यालों में होता है, हम लोग एक दिशा को पकड़कर लगातार आगे बढ़ रहे थे अपने रास्ते बनाते हुए। दोपहर के लगभग 12 बज गए थे और हम लोग धीरे धीरे मनपाई बुग्याल के रिज लाइन तक पहुंच गए। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मनपाई धार में, वो है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ बुग्यालों में पसरा हुआ कोहरा। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मनपा धार। हमारी कंप्लीट टीम पीछे ट्रेल को फॉलो करते हुए आ रही है। मनपा धार की रिज लाइन में मां नंदा देवी का एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर भी तलवारें और कुछ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। मनपा धार के बाद में रास्ता मॉडरेट डिसेंड करता हुआ मनपाई बुग्याल पहुंचता है। बर्मा बुग्याल में आज सुबह धूप थी और हमारा अनुमान था कि अब मौसम साफ रहने वाला है, परंतु यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें 1 बज गए और मौसम अचानक से दोबारा से पैक हो गया। कोहरे की चादर आ गई और हमें आगे का कुछ भी नज़ारा नहीं दिख रहा था। बारिश बीच में रुक रुक कर आती रही, जिसके कारण हमें दोबारा से रेनकोट पहनने पड़ गए। लगभग 1:30 बज गया था और हम लोग मनपाई बुग्याल की कैंप साइट पहुंच गए थे। कोहरे के कारण हम इस दिव्य बुग्याल के नज़ारे नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण एक उलझन सी हो रही थी। इस यात्रा मार्ग में मनपाई बुग्याल बहुत अच्छी कैंप साइट है। बगल में ही पानी का एक छोटा सा नाला बह रहा है और कैंप लगाने के लिए बहुत ही समतल जमीन है। हमें यहाँ भेड़ पालकों का एक कैंप मिला जिसके अंदर खाना बनाया गया और हम लोगों ने भीगते भीगते लगभग 3 बजे तक अपना लंच फिनिश किया और आगे निकल पड़े। समस्याओं का दौर जैसे कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। एक के बाद एक नए नए चैलेंज हमारे सामने पे आते जा रहे थे। जहाँ बारिश ने हमारी नाक में दम करके रखा था, वहीं मनपाई बुग्याल के बाद में पूरी ट्रेल में हमें कीचड़ ही कीचड़ मिला। अब समस्या ये थी कि इस कीचड़ में बहुत फिसलन थी और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। फाइनली हम लोग अब ट्री लाइन में एंटर कर रहे हैं। नहीं, एक्सपर्ट कोई नहीं था, बस आप हिम्मत नहीं तोड़ी, ये बात नहीं। हमारे पीछे है मनपा बुग्याल का लास्ट स्ट्रेच। महाराज ये तो चोपता के जंगलों की याद आ रही है, ऐसी उस पे भी लटकते रहता है ना? मनपाई बुग्याल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर डिसेंड करने पर ट्री लाइन दोबारा से शुरू हो जाती है। थोड़ी देर तक जंगल में चलने के बाद में ट्री लाइन दोबारा से खत्म हो जाती है और बड़ी बड़ी घास के बीच में से रास्ता एकदम गायब हो जाता है, क्योंकि इन पहाड़ी मार्गों पर चरवाहों द्वारा बनाए गए बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसमें वो अपनी भेड़ बकरियां चुगाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। अब हमें डर था कि कहीं हम भटक के किसी गलत रास्ते में न चले जाएं। थोड़ी देर तक विचार विमर्श करने के बाद में हम लोग सही रास्ते पर अग्रसर हो गए। आप मेरे पैरों और जूतों की हालत से पता कर पा रहे होंगे कि ये रास्ता कितना विकट रहा होगा। बहरहाल जैसे तैसे गिरते पड़ते हुए हम लोग मैनागाड़ तक पहुंच ही गए। दोस्तों नीचे पहुंचकर हमारा सामना होता है मैनागाड़ से। इसको गंगारतोली घाट भी बोलते हैं या मैनवा घाट भी बोलते हैं। बरसात होने के कारण ये भी अपने उग्र रूप में था। यहाँ पर हिमालयन शेफर्ड यानी गडरियों का बनाया हुआ
एक लकड़ी और झाड़ी का बना हुआ छोटा सा पुल था जो कि बहुत ही डेंजरस था, पर जैसे तैसे हम लोगों ने उसको पार किया। दोस्तों, मैंने महसूस किया कि इन विकट हिमालयी रास्तों पर चल चल के हमारा साहस भी हिमालय की तरह विशाल हो गया था। मैनागाड़ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और इसका करंट बहुत ही ज़्यादा था, पर बाबा मंदमेश्वर की कृपा से हम लोगों ने सकुशल इस गाड़ को भी पार कर लिया। दोस्तों, मनपाई बुग्याल से कंटिन्यूअस परंतु ग्रेजुअल डिसेंड करते हुए हम लोग आए थे मैनागाड़ तक, और मैनागाड़ से हमें करनी है कंटिन्यूअस चढ़ाई घने जंगलों के बीच से होते हुए मैना बुग्याल तक। मैनागाड़ से लेके मैना बुग्याल तक इतने घने जंगल थे कि मुझे लगता है शायद वहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती होंगी। पेड़ों पर काई जमी थी और छोटे बड़े कई झरने पूरी ट्रेल्स में हमें नज़र आ रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ भालुओं का खतरा भी बताया जाता है। प्रभु के आशीर्वाद से भालुओं के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ और लगभग 6:30 बजे हम लोग मैना बुग्याल पहुँच गए। अभी हम लोग कैंप सेटअप ही कर रहे थे कि बारिश दोबारा से शुरू हो गई। हमारे चारों तरफ धुंध की चादर फैली हुई थी और हमें अपनी ओरिएंटेशन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, परंतु ये रोज का किस्सा हो चुका था और हमें अब इसकी आदत सी पड़ चुकी थी। स्वागत है, हम लोग हैं इस समय पे 3200 मीटर पे एक बुग्याल में और कर रहे हैं कैंपिंग। क्योंकि अभी हमारे पास में पर्याप्त समय था और डिनर में भी टाइम था, तो हम लोगों ने 2 मिनट्स मैगी बनाने की सोची, वो भी कैंप के अंदर, और बाहर जोरों की बारिश चल रही थी। गर्मा गर्म मैगी और सूप का आनंद लेते हुए और डिनर करने के पश्चात हम लगभग 9 बजे तक सो गए। मैना बुग्याल की कैंप साइट थोड़ी ढलान में थी तो नींद सुकून से नहीं आ पाई। ऊपर से पूरी रात भर बारिश हो रही थी, जिसके कारण टेंट के अंदर भी पानी सीपेज करने लगा और हमारे स्लीपिंग बैग, कैरी मैट सब भीग गए। सुबह के 6 बजे जब नींद खुली तो तन तो थका हुआ था, परंतु मन इस दिव्य वातावरण को देखकर प्रफुल्लित हो उठा। हमारे चारों तरफ, चाहे इस ओर या उस ओर, मखमली हरे बुग्याल फैले हुए थे। ऊपर आसमान में अभी भी हल्के हल्के बादल थे, शायद धूप आने की भी उम्मीद थी। थोड़ी देर में ही धूप की पहली किरण हमारे ठीक सामने पर स्थित मनपाई बुग्याल में पड़ने लगी। दोस्तों, ये है मनपाई बुग्याल और उसके ठीक पीछे है घिया विनायक का वो क्षेत्र जहां से हम कल आए थे, और हमारे ठीक सामने पर जहां अभी धूप नहीं आई है वो है चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी। एक तरफ जहां चाय नाश्ते का प्रबंध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर हम धूप के आने का इंतजार कर रहे थे। तो हम लोगों की अभी उस रिज लाइन के हम पार जाएंगे तो हमें मिलेगा बाबा कल्पेश्वर। निकलने से पहले की तैयारी प्रदीप जी मैगी बनाते हुए बेहद शानदार। सब लोग अपने बैग पैक करते हुए, बैग पैक क्या गीले कपड़े पैक करते हुए। कल शाम को जब हम यहाँ आए थे तो हमें कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, परंतु अब जबकि मौसम बिल्कुल साफ है तो हम अपने चारों तरफ की आभा को और वातावरण को महसूस कर पा रहे थे। एकदम चटक धूप, नीला आसमान और दिव्य हिमालय, और ऊपर बुग्यालों की हरी मखमली घास। क्योंकि आज पूरे 3 दिन के बाद में हमें धूप देखने को मिली है, तो हमारे सभी मित्रगण इस मौके का फायदा उठाकर अपने कपड़े लत्ते धूप में सुखाने लगे। मुझे थोड़ा डाउट है, परंतु शायद चौखंबा पर्वत भी यहाँ से नजर आ रहा था। चलने से पहले हम लोगों ने इस गोल्डन मोमेंट्स को अपने कैमरे में कैद किया और आज का ट्रैक प्रारंभ किया। तो दोस्तों, हम लोग अपने अगले पड़ाव श्री पंची नारायण जी के यहाँ के लिए निकल पड़े हैं। मेरे ठीक पीछे जो रिज लाइन है, अभी हमें वहाँ पहुँचना है। उसके बाद में फिर स्टीप डिसेंड करके हम लोग बंसी नारायण जी और उसके बाद में पंचम केदार कल्पेश्वर जी के दर्शन करेंगे। मेरे ठीक पीछे टीम के सदस्य क्लाइंब कर रहे हैं। इस और रह गए हैं रुद्रनाथ जी, और हम लोग बुग्यालों के बीच से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग रिज लाइन में पहुंचने ही वाले हैं।
हमारे ठीक समीप बादलों के पीछे ढके हुए चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी, और वो है हमारी नीचे कैंप साइट। वहाँ से आपको ट्रेल पे आते हुए कुछ लोग भी दिख रहे होंगे। ये बुग्यालों की जिगजैग ट्रेल को पार करते हुए हम लोग रिज लाइन में पहुंच गए हैं। हमारे साथ महाराज जी और प्रदीप जी। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में, खास तौर पे उच्च हिमालय क्षेत्र में मौसम को बदलने में टाइम नहीं लगता है। जहां अभी सुबह चटक धूप खिली हुई थी और हम लोग खुश हो रहे थे, वहीं अचानक से बादल आ गए। हम लोग मैना बुग्याल के सबसे ऊपर स्थित रिज लाइन के पास पे पहुंच चुके थे। यहाँ मां नंदा देवी का एक छोटा सा मंदिर था। नंदा देवी, जय हो मां नंदा देवी, आशीर्वाद बनाए रखना मां। और वहाँ ये सब नंदा देवी है। अब ये नंदाष्टमी होता है ना, नंदाष्टमी। हाँ, नंदाष्टमी। हाँ, अब सब लोग आते हैं, यहाँ का आते हैं सब लोग। कोई उधर जाते हैं, कोई इधर आते हैं। यहाँ मेला लगता है, अलग अलग बनी है माता, अलग अलग बनी है बस। दोस्तों, मां नंदा देवी के आशीर्वाद से ही हम लोग अपनी इस यात्रा को यहाँ तक कर पाए हैं। नंदीकुंड की इस दिव्य यात्रा में मैंने एक चीज महसूस करी है। यहाँ पर हर कैंप साइट के पास में और हर रिज लाइन के ऊपर एक मां नंदा देवी का मंदिर जरूर है। मेरा मानना है कि ऐसे स्थानों पर मंदिर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ हम लोग शारीरिक थकावट के कारण चूर चूर हो जाते हैं और गिव अप करने की स्टेज पर आ जाते हैं, तब वहाँ पर देवी को देखकर हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। चाहे आप इसको आध्यात्मिक तौर पर ले सकते हैं या फिर ये एक साइंटिफिक मोटिवेशन का सोर्स भी हो सकता है। परंतु जो भी हो, जब हम रिज लाइन में पहुंचते हैं और मंदिर के दर्शन पाते हैं तो मन प्रफुल्लित तो जरूर होता है। रिज लाइन को पार करते ही मौसम दोबारा से बदल गया। कोहरे की चादर हमारी तरफ अग्रसर होने लगी और आसमान में बादल आ गए। तो दोस्तों, नंदा देवी का जो हमें ऊपर मंदिर मिला था, वहाँ से हम लोग अभी स्टीप तो नहीं है लेकिन ग्रेजुअल डिक्लाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पीछे हमारे टीम के सदस्य भी पहुँच रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं उर्गम की तरफ, जहाँ पे हम लोग करेंगे दर्शन श्री बंशी नारायण के। तो दोस्तों, फिर बुग्याल पीछे छूट गए हैं और हम लोग आ गए हैं लेस देन 3000 मीटर पर, और उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस के छोटी छोटी झाड़ियाँ प्रारंभ हो गई हैं। हमारा अगला पड़ाव रहेगा बंशी नारायण। सूर्य देवता की मेहरबानी है कि आज वो थोड़े प्रकट हुए। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, जिनकी आपको ब्रांचेस टेढ़ी नज़र आ रही हैं, ये बर्फ़ के अत्यधिक दबाव के कारण मुड़ गई हैं। दोस्तों, जब भी बुग्याल यानी हिमालयन मीडो के क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं और ट्री लाइन हमें देखने को मिलती है, तो ये इंडिकेट करता है कि हम लोग 3000 मीटर से कम ऊंचाई पर आ गए हैं। तो दोस्तों, उच्च हिमालय से अब निचले हिमालय में आने का समय आ गया है। 3000 मीटर वैसे हाई एल्टीट्यूड पे काउंट होता है, पर हमारा आज की जो डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी पंचम केदार श्री कल्पेश्वर, जो कि लगभग 2200 मीटर पर हैं और 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। दोस्तों, हर बढ़ते हुए कदम के साथ में हम हाइट लूज करते जा रहे थे। अब हमें लोकल लोगों के घोड़े और खच्चर भी चढ़ते हुए नजर आने लगे थे। अगर कोहरे की चादर ना होती तो शायद हमें यहाँ से कुछ ना कुछ आसपास के गांव तो जरूर नजर आते। फिलहाल मुझे बंशी नारायण से ठीक पहले भेड़ पालकों का एक छोटा सा कैंप मिला, जहाँ पर एक कुत्ता अकेले पूरे कैंप की रखवाली कर रहा था। दोस्तों, मेरे पीछे इस समय पे जो आप भौंकने की आवाज़ देख रहे हैं, ये हैं हिमालयन शेपर्ड के वफादार कुत्ते।
उनको लग रहा है कि हम उनकी भेड़ों को और बकरियों को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो हमारे ऊपर भौंक रहा है वहाँ पे बैठ के। ये जो कुत्तों की जो ब्रीड होती है बहुत ही वफादार होती है मालिक के प्रति, और 3-4 कुत्ते मिलके तो लेपर्ड को और बाघ को भगा देते हैं या मार भी देते हैं। लगभग 50-100 मीटर आगे बढ़ने पर हमें एक बड़ी सी शिला के पास में एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है। यहाँ पर एक बाबा की कुटिया है जो कि यहीं श्री बंसी नारायण के पास में धुनी रमाकर रहते हैं। उनकी कुटिया से थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें दाहिने हाथ की तरफ श्री बंसी नारायण जी के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं बंसी नारायण मंदिर के दरबार पर। आइए दर्शन करते हैं, पुष्प ले लेते हैं चढ़ाने के लिए। दर्शकों, बंसी नारायण जी का ये मंदिर बहुत ही सिद्ध और जागृत मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी रक्षाबंधन के दिन। इकलौता बहुत अनोखा मंदिर है। वैसे तो इनको रुद्र नारायण भी लोग कहते हैं, और महादेव का नीचे अर्घा है जो हम सब देख सकते हैं। नीचे गणेश जी भगवान विराजमान हैं और अर्घा में विराजमान है नारायण। लेकिन नारायण भगवान का जो स्वरूप है वो है वामन भगवान का। हम थोड़ा सा वीडियो में और स्पष्ट देखने की कोशिश करते हैं। ये हाथ में छत्र लिए हैं, दंड धारण किए हैं और वामन अवतार के रूप में शंख लिए हैं नारायण। और ऊपर गणेश जी जैसे 2 और भगवान के छत्र के पास विराजमान हैं। और ये बहुत ही अद्भुत, इन्हें रुद्र नारायण भी लोग कहते हैं, नारायण के वामन अवतार के रूप में, और अर्घा में विराजमान है। ऐसा जगह है, इस स्थान से केदारनाथ और बद्रीनाथ समदूरी पर है, बराबर। प्रेम से बोलिए बंसी नारायण भगवान की जय। श्री बंसी नारायण जी के आशीर्वाद और दर्शन पाकर आज हम भी धन्य हो गए। मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे कि यात्रा का समापन हो गया हो, परंतु अभी भी उर्गम गांव लगभग 12 से 14 किलोमीटर दूर है और हमारी यात्रा आज के लिए अभी शेष है। तभी अचानक से मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है और हम लोगों को पास ही स्थित एक गौशाला यानी छानी में शरण लेनी पड़ती है। इसी गौशाला के अंदर हम लोगों ने लंच किया और प्रभु का भजन करते हुए बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। लगभग दोपहर 12 बजे बारिश रुक जाती है और हम लोग बंसी नारायण से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं उर्गम गांव की तरफ। तो दोस्तों, बंसी नारायण से हम लोग निकल पड़े हैं कल्पेश्वर के लिए। रास्ते में भोज पत्र का जंगल और उसके बीच में बहुत ही सुंदर ट्रेल। तो दोस्तों, पंचम केदार श्री कल्पेश्वर के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी रांसी गांव से, जिसके बाद हम लोगों ने मधमेश्वर द्वितीय केदार जी के दर्शन किए थे। इतने दिनों से हम लोग उच्च हिमालयी बुग्यालों के बीच में सफर कर रहे थे और आज लगभग 8 दिन के बाद में समय था इन बुग्यालों को अलविदा कहने का और ट्री लाइन के बीच में प्रवेश करने का। वैसे बंसी नारायण मंदिर से उर्गम गांव की दूरी 12 किलोमीटर बताई जाती है और ये रास्ता घने जंगलों के बीच में से होकर जाता है। अत्यधिक बारिश होने के कारण हमें पूरी ट्रेल में छोटे छोटे झरने और नाले मिले, जिसके कारण रास्ते में फिसलन थी और हमें बड़ा संभल के कदम रखते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा।
लगभग 7-8 किलोमीटर घने जंगलों में चलने के बाद में अचानक से एक छोटा सा बुग्याल मिलता है और उसके बाद फिर दोबारा से घने जंगल प्रारंभ हो जाते हैं। उर्गम गांव अभी भी 3 किलोमीटर दूर था और हमें अब उसके दर्शन होने प्रारंभ हो गए थे। लगभग 4:30-5 बजे के आसपास हम उर्गम गांव पहुंच गए। गांव के प्रारंभ में ही उर्वशी ऋषि का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रोड हेड स्टार्ट हो जाता है। वहीं हमारा होम स्टे था जहाँ पर आज के लिए हम लोग रुक गए। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज हमारी यात्रा का है 9वां दिन। हम लोग हैं उर्गम वैली में, समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर। उर्गम घाटी में ही स्थित है पंचम केदार श्री कल्पेश्वर, जहाँ के लिए हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि आज हमारी यात्रा के 9वें दिन हमें मौसम साफ मिला और प्रभु श्री पंचम केदार के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, कल्पेश्वर पंच केदारों में से 5वें स्थान पर हैं। इन पंच केदारों में से प्रथम स्थान पर हैं श्री केदारनाथ जी, द्वितीय है श्री मदमेश्वर जी, जहां से कि हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी। तृतीय केदार है श्री तुंगनाथ जी, चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ जी और पंचम केदार है श्री कल्पेश्वर जी। नमस्कार दोस्तों, नेचर एंड हिमालय में आपका स्वागत है। मेरे पीछे हैं पंचम केदार श्री कल्पेश्वर। आज मेरे पंच केदारों की यात्रा समाप्त हुई। ये यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि इसमें मैंने लगभग 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी थी, जिसका प्रारंभ हुआ था रांसी गांव से। कई सारे पड़ावों को पार करते हुए हम लोग पहुंचे हैं श्री कल्पेश्वर पंचम केदार। हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी मेरी यात्रा नंदी कुंड की। मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे थे नेचर एंड हिमालय। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर प्रकृति और हिमालय से जुड़े हुए टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरी ये प्रस्तुति आपके दिल तक पहुँचती है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के अवगत ज़रूर करें और साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने जैसे अन्य हिमालय और प्रकृति प्रेमी मित्रों के साथ में ये वीडियो शेयर जरूर करें। तब तक अगली वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।